हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बी फार्मा थर्ड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी में सेकंड यूनिट एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इंटरफेरॉन्स की। इससे पहले भी हमने इंटरफेरॉन्स थोड़ा समझा था। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं यूकैरियोटिक सेल से इन रिस्पॉन्स टू द वायरस एंड ट्यूमर्स। जो वायरस होता है या आपका जो ट्यूमर होता है उसको रिस्पॉन्ड करता है और आपका रिलीज होता है इंटरफेरॉन। तो कहीं ना कहीं जो आपका इंटरफेरॉन होगा वो एक तरीके से क्या करेगा, उस जो वायरल प्रोटीन है और जो आपका जो ट्यूमर जो फॉर्मेशन कर रहा है उसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं उस जीन को पर्टिकुलरली क्या करेगा, उसको ब्लॉक करेगा। और जब ब्लॉक करेगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं उसका क्या हो जाएगा, उस पर ब्लॉकिंग आ जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी वो प्रॉब्लम। तो इंटरफेरेंस काम कैसे करेगा? तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम एक वायरल, इसमें हमको वायरस दिखाई दे रहा है, तो वायरस जैसे ही एंटर हुआ आपके होस्ट सेल में तो प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हुई। तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होने के बाद जो एडजेसेंट सेल में साइट्स होंगी उसमें बाइंड हो जाएंगी और जो उसमें वायरल प्रोटीन होगा उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, रोकेगा, एंटीवायरल एंजाइम फॉर्मेशन करेगा। एंटीवायरल एंजाइम फॉर्म होने के बाद आपका फाइनली जो होगा रेप्लिकेशन जो होगा वो वायरस का ब्लॉक हो जाएगा। तो फाइनली कॉलोनी नहीं बनेगी और प्रॉब्लम हमको नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन, तो टाइप दो तरीके से रहते हैं, टाइप 1 टाइप 2। अल्फा इंटरफेरॉन्स, बीटा इंटरफेरॉन्स एंड गामा इंटरफेरॉन्स, ये तीन तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर अल्फा बीटा आएगा और टाइप 2 के अंदर गामा रहता है। अब मेनी रिकम्बिनेंट वर्जन ऑफ इंटरफेरेंस इन मार्केट, कुछ हमारे पास मार्केट में इंटरफेरेंस प्रेजेंट हैं अभी, जैसे रोफेरॉन है, वेल्फेरॉन है, एल्फेरॉन है, एवोनेक्स है। ये भी हमारे क्या है, इंटरफेरेंस हैं जो मार्केट में प्रेजेंट हैं। अब बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो किस तरीके से इंटरफेरॉन हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम इससे पहले भी लेक्चर ले चुके हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दो डीएनए लेंगे अलग अलग स्पीसीज के और कंबाइंड करेंगे, और जब वो कंबाइंड करेंगे उसको फिर हम होस्ट सेल में डाल देते हैं, जिससे कि जो हमारा कंबाइंड फॉर्म में जो डीएनए मिलता है वेक्टर प्लस जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी को हम आरडीएनए बोलते हैं। तो थोड़ा इसमें देखते हैं और क्लियर हो जाएगा हमारे पास जो डायग्राम है। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले हम अगर हम लेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स लेंगे विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस, जो कैपेबल रहेंगे इंटरफेरेंस बनाने के लिए। सेल्स तो रहेंगे यूकैरियोटिक सेल भी, तो हमको उन्हीं को सेलेक्ट करना है जिनमें कैपेबिलिटी है इंटरफेरॉन को बनाने की। उसके बाद स्टिमुलेटेड टू एक्सप्रेस इंटरफेरॉन, उसके बाद उनको क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, इंटरफेरॉन को जनरेट कर पाए। इंटरफेरॉन जब हमको जनरेशन हो जाएगा तो इंटरफेरॉन से हम जो एमआरएनए होगा उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इंटरफेरॉन एमआरएनए जो होगा हमारा उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब इंटरफेरॉन एमआरएनए एक्सट्रैक्शन के बाद हम सीडीएनए के लिए जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्मेशन करेंगे। जो आरएनए था उसमें अब हम डबल स्टैंड फॉर्म में लाएंगे और डीएनए बनाएंगे उसका, तो आरएनए से। तो उसके लिए उसको जो डबल फॉर्म सीडीएनए बनाने के लिए कुछ हमारे पास क्या रहेंगे, सीडीएनए, कुछ हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहेंगी, तो उनको हम ऐड करेंगे और वो क्या करेगा, एक प्रोटीन क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और हमको जो प्रोटीन चाहिए, जो इंटरफेरॉन हमको चाहिए वो प्रोटीन हमको मिल जाएगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एडेड, जब हमको प्रोटीन मिल गया तो अब हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हमने सीडीएनए बना दिया तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया हमको। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को अब हम प्लाज्मिड के साथ क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। और प्लाज्मिड के साथ कंबाइंड जब हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को अब हम क्या करते हैं, किसी होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे। जैसे हमारे पास चिरेचिया इकोलाई है, इकोलाई के अंदर हम उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। जब हम उसको इकोलाई के अंदर डाल देंगे तो जो हमारा रिकम्बिनेंट प्रोटीन होगा उस सेल के अंदर फॉर्मुलेशन होने लग जाएगा, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर। अब जब प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाएगा सेल के अंदर तो हम क्या करेंगे, उसको आइसोलेट कर लेंगे और प्योरिफिकेशन करेंगे उसका, और हमको फाइनली इंटरफेरॉन हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इंटरफेरॉन का मतलब है एक तरीके से इंटरफेयर कर रहा है
वायरल प्रोटीन में। जो वायरल जो रेप्लिकेशन हो रहा है, जो वायरल जो डीएनए जो कॉलोनी फॉर्मेशन जो आपका जो वायरल प्रोटीन है वो बन रहा है, उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, रोकेगा, इंटरफियर करेगा उसके प्रोडक्शन में। तो इसीलिए इसका नाम इंटरफेरॉन रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब बात करेंगे वैक्सीन की और हेपेटाइटिस बी, किस तरीके से हेपेटाइटिस बी की हम वैक्सीन को प्रोड्यूस करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन की। तो वैक्सीन क्या होते हैं, आर प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स। ये प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स हैं जो किसी भी डिजीज को होने से पहले प्रिवेंट करते हैं। पहले हम क्या कर देते हैं, इसको दे दिया जाता है, जैसे हम बच्चों को भी लगाते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम सीधे क्या करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं इसका, क्योंकि बच्चा बीमार तो नहीं है, लेकिन जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें कई ऐसे पैथोजेनिक, ऐसे पॉजिटिव एजेंट, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस घूम रहे हैं जो उसको क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं अगर उसकी बॉडी के अंदर चले जाएगा। तो पहले से हम क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं इस चीज को। तो हमारे पास वैक्सीन हम प्रोडक्शन करते हैं। तो वैक्सीन देखा जाए तो एक तरीके से एटेन्यूएटेड वायरस होता है, या आप कह सकते हैं कि वायरल प्रोटीन ही है, लेकिन उसमें जो पैथोजेनिक एक्टिविटी है उसकी क्या किया गया है, उसको हटा दिया गया, उसको रिमूव आउट कर दिया गया है। तो वैक्सीन है प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स। तो वैक्सीन इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून। ये बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में। हेपेटाइटिस बी इज द लाइफ थ्रेटनिंग लीवर इन्फेक्शन। हम सभी को पता है कि हेपेटाइटिस बी क्या है, लीवर इन्फेक्शन है, जो क्या करता है, जो हेपेटाइटिस बी के वजह से होता है, जिसका पॉजिटिव एजेंट हेपेटाइटिस बी वायरस है। इट कॉज सिरोसिस एंड लीवर कैंसर। जो सिरोसिस और लीवर कैंसर के लिए क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है उसको कॉज कराने के लिए। ये वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, हमने क्या करा, हेपेटाइटिस बी के लिए एक वैक्सीन बनाई गई जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हैज बीन अवेलेबल इन 1982, जो 1982 में अवेलेबल थी, अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है, लेकिन 1982 से अवेलेबल हमारे पास है। दिस इज 95% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग। ये एक तरीके से देखा जाए तो 95% इसकी जो क्या है एफिकेसी है, इफेक्टिव है कि हेपेटाइटिस बी की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको रोकता है। तो WHO रिकमेंडेड दैट ऑल इन्फेंट्स रिसीव द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिकमेंड किया है कि सभी बच्चों को, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। और इसमें 3 डोज होती हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की। द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज फ्रॉम यीस्ट। अब सबसे पहले बात ये रहेगी फ्रेंड कि हमारे पास हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तो हम बना रहे हैं, लेकिन हम बना कैसे रहे हैं उसको, तो बना तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो वहां पर जो हमारे पास सेल रहता है वो यीस्ट रहता है, तो हम यीस्ट से प्रोडक्शन करते हैं। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हम इसी में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो यीस्ट तो सभी लोग जानते हैं, जैसे हमारे पास बेकरी प्रोडक्ट में भी, हम बेकरी जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसमें भी हम क्या करते हैं, यीस्ट को यूज करते हैं। और भी जो हमारे पास एफएमसीजी जो फूड इंडस्ट्रीज रहती हैं वहां पर भी हमारा यीस्ट यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो किस तरीके से बनाया जाता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस तरीके से बनाया जाएगा। तो सबसे, अगर हम डायग्रामेटिकली चलते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा, जीन फॉर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन क्लोन। सबसे पहले जो आपका सरफेस पे हेपेटाइटिस बी जो वायरस है उसके सरफेस पे जो पोर्शन है, जो प्रोटीन है, उसको हम ले लेते हैं। हमने एक पर्टिकुलर प्रोटीन लेना है जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर ले। तो हमने उस वायरस को नहीं लेना है, उस वायरस का ऐसा हमने पर्टिकुलर हमने प्रोटीन या उसका ऐसा कोई पार्ट जो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, क्योंकि हमने अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है, जिससे कि क्या हो, कल को अगर वो हमारे बॉडी में एंट्री करे तो हमारा बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर दे और उसको किल कर दे, उसको रिमूव आउट कर दे। तो जीन फॉर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन क्लोन। तो सबसे पहले क्लोनिंग करी जाएगी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की। द एंटीजन में बी एड्सॉर्ब्ड ऑन मिनरल कैरियर। मिनरल कैरियर के में उसको क्या किया जाएगा, एड्सॉर्ब किया जाएगा, सच एज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मिनरल कैरियर जहां पर उसको फिक्स किया जाएगा, जो सरफेस एंटीजन है उसको फिक्स किया जाएगा इस पर्टिकुलर कैरियर पे जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। फिर उसके बाद इंसर्टेड इन वेक्टर इनकॉर्पोरेटेड इन यीस्ट। तो वही प्रोसेस रहेगी, आपने उसको वेक्टर में क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, और फिर उसको यीस्ट में जो आपके पास सेल है, जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है या मैमल सेल्स, उसमें आपको डाल दिया उसने। अब उसके अंदर वो क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। तो एंटीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। जो एंटीजन
मिलेगा आपको सेल से बाय वेरियस आइसोलेशन टेक्निक, जो आपको सेल पर्टिकुलर मैमल सेल्स है या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, उससे जो आपको प्रोटीन मिलेगा वो एक तरीके का आपका एंटीजन ही है। ठीक, वो आपका एंटीजन है जो क्या करेगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वही वैक्सीन है आपकी। तो डेवलपमेंट स्टडीज आर कैरीड आउट टू करेक्टराइज द एंटीजन, और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट स्टडीज होंगी जो उसको एंटीजन को करेक्टराइज करने के लिए हम यूज करते हैं, और फाइनली आपका जो एंटीजन है वो एक वैक्सीन है। जो जो वैक्सीन के अंदर एंटीजन ही तो है जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट इज टेस्टेड बाय वेरियस टेक्निक, और अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्निक से उसको टेस्ट किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। उस एंटीजन पर्टिकुलर एंटीजन को देखा जाएगा कि ये हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो उसको एक्टिवेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बना तो दिया वो एक्टिवेट कर ही नहीं पा रहा है, तो फ्रेंड्स उस वैक्सीन का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हमको टेस्ट भी करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, और अगर वो टेस्ट पास कर जाएगा तो इसका मतलब हमारा वैक्सीन क्या हो चुकी है, बन चुकी है। फिर हम उसको पैक करने के बाद आगे मार्केट में भेज देते हैं, या उसको ट्रायल करने के लिए जो भी रहता है वो प्रोसीजर रहता है। लेकिन वैक्सीन हमको कहाँ पर, एंटीजन हमको जो रहेगा वो जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा, प्रोटीन हमको मिल जाएगा, तो वैक्सीन हम प्योरीफाई करके वैक्सीन ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो इंसुलिन तो सभी को पता है, इंसुलिन को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे बनाया जा रहा है। इंसुलिन देखा जाए तो हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा पूरा जो बॉडी है, उसके अंदर इंसुलिन बनता है। जो मैमेलियंस, जो भी जितने मैमल्स हैं उसमें इंसुलिन हमारा क्या रहता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर तो इंसुलिन रहता ही है, बनता ही है, और उसको बनाने का काम करता है पेनक्रियास। और इंसुलिन का काम क्या रहता है कि शुगर लेवल को मेंटेन करना, शुगर लेवल को क्या करना, मेंटेन करना। अगर शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं डायबिटीज हो जाएगी आपको, ये सभी को पता है। तो इसलिए इंसुलिन बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये इंसुलिन बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है अगर हमारे शरीर में बन रहा है तो कई बार ऐसा होता है हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता, या हो सकता है जो सेल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन सी सेल्स रहती हैं आपकी, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स आपकी सेल जो पेनक्रियाज में रहती हैं वो इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो हो सकता है कि बीटा सेल्स आपकी किसी वजह से क्या होगी, डिस्ट्रॉय होती हैं, डिग्रेड हो गई हैं। तो जिस वजह से आपका यह हो सकता है कोई उसमें म्यूटेशंस आ गया, कोई चेंजेस आ गए हैं, तो जिस वजह से आपका इंसुलिन नहीं बनता है। या हो सकता है किसी किसी अगर कोई चाइल्ड, जैसे किसी का बर्थ होता है, तो उस टाइम पे भी इंसुलिन हमको बाय बर्थ कई बार लगाना पड़ जाता है, क्योंकि कई बार कई बच्चों में ऐसा भी हो जाता है कि वो पर्टिकुलर इंसुलिन, वो जीन होता नहीं है और इंसुलिन नहीं बन पाता है। तो इंसुलिन बनता नहीं है तो हमको कहीं ना कहीं बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। तो इसलिए हमको इंसुलिन बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इंसुलिन बनाने के लिए हमारे पास डीएनए टेक्नोलॉजी रहती है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बात करते हैं इंसुलिन का प्रोडक्शन, एक बहुत बड़ा देखा जाए तो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई। अब यहाँ पर हम कौन सा आपका यूज करते हैं, सेल्स कौन सी यूज करते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई की यूज करते हैं, जो नॉन पैथोजेनिक है। वो हमारे लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा। द क्रिस्टल ऑफ ह्यूमनाइज्ड इंसुलिन आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग विद प्रोटामाइन सल्फेट। और जो क्रिस्टल्स मिलेंगे हमको इंसुलिन के, उसको हम क्या करते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट के साथ कंबाइन कर देते हैं और उसको फिर हम सस्पेंशन के फॉर्म में दिया जाता है। तो डायग्रामेटिकली किस तरीके से हम समझते हैं इसको कि इंसुलिन बनाया कैसे जाता है, तो जो डायग्राम शो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स सेल। तो सबसे पहले तो हम डीएनए को क्या कर लेंगे, ले लेंगे, डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। तो जब हम आइसोलेट कर लेते हैं डीएनए को आइसोलेट करेंगे। अब डीएनए को आइसोलेट करने के बाद डीएनए तो ले लिया हमने, उसमें से पर्टिकुलर जो हमारे पास बेस पेयर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं वो लेने हैं हमने। इसका मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमने बीटा सेल्स ले ली, बीटा सेल से हमने डीएनए लिया, डीएनए से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने कट कर लिया, वो पर्टिकुलर जो न्यूक्लियोटाइड है बेस पेयर है वो आपने ले लिया। सेकेंड स्टेप में आपको देख सकते हैं। उसके बाद जो आपने बेस पेयर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है उसको आपने वेक्टर में डालना है। जो वेक्टर है आपके पास कैरियर मॉलिक्यूल, तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने वेक्टर में ऐड कर दिया, ये आपका रिकम्बिनेंट डीएनए बना। इसके बाद आप क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे आप बैक्टीरियल सेल में, इकोलाई के अंदर। अब इकोलाई के अंदर आप देख सकते हैं एक तो क्रोमोसोम अपना उसका जो ओन है वो रहेगा, एक उसमें हमने अपना वेक्टर डाल दिया है। उसके बाद सेल अलाउ टू ग्रो इन एप्रोप्रिएट मीडियम। अब जो इकोलाई सेल है उसको हम किसी एक पर्टिकुलर मीडियम उसको ग्रोथ करने के लिए रख देंगे, जिससे कि उसको न्यूट्रिशन भी मिले और तभी वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ग्रुप करेगा।
अब जैसे ही सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा और ग्रो करेगा, अंदर भी रेप्लिकेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी अंदर। तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो प्रोटीन कहाँ, सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, अंदर रहेगा। जब आपका सेल के अंदर प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसके बाद हाईली प्योर रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन, तो वही जो प्रोटीन है वो आपका इंसुलिन होगा, और उसको हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। तो उसको हम क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से, कहीं ना कहीं उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सेल से निकाल लेंगे बाहर, और उसके बाद लास्ट में उसको हम क्या कर लेते हैं, प्योरिफिकेशन कर लेते हैं। प्योरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके रहते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं हमारे पास। हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड यूज कर सकते हैं, हम डायलिसिस भी यूज करते हैं कई प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक हमने इंसुलिन को प्योरीफाई करने के लिए यूज की है। तो उसके बाद प्योरीफिकेशन करने के बाद हम क्या कर देंगे, इंसुलिन को हम डायबिटिक पेशेंट में दे सकते हैं। तो यहीं पर ही हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा वो कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है, किसी भी चीज़ में क्वेरी होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो कमेंट अगर आप करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि उसी जो आपका कमेंट रहेगा उसी को हम, जो आपका डाउट रहता है उसको तभी हम क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा हमारे पास, हम पीसीआर टेक्निक्स पढ़ेंगे, पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।